जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही शानदार होंगे और शानदार तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। मेरे प्यारे मित्र, आज मैं फिर से आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम का एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके क्लास 10th की साइंस है उसमें जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर मीन्स रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यानी इस चैप्टर का, इस पाठ का जितना भी निचोड़ है वो आज सारा मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे मित्र आपको इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना, ये मेरी 100% गारंटी है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको मिलने वाला है बस इतने के अंतर्गत ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को आप बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए प्यारे मित्र, क्लास की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हम समझते हैं कि वह क्रियाएं जिनमें पदार्थों, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। वह क्रियाएं जिनमें पदार्थों, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये क्या हो गया? अभिक्रियाएं हो गई। अभिक्रियाओं को समझने के बाद में संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप कहेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बेटा बराबर हो। ठीक है ना, वो रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष में, दोनों फेवर में, ठीक है ना, क्या हो, प्रत्येक तत्व के परमाणु की, जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या अगर बराबर हो जाए तो वही संतुलित समीकरण कहलाता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? सबसे पहली कमी थी कि रासायनिक क्रिया की गति, दूसरी थी क्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, तीसरी थी कि क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरकों का ज्ञान और चौथी थी कि क्रिया कारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो बहुत ध्यान समझना, कुछ रटना नहीं, ज़्यादा इसमें रटने के चक्कर में नहीं पड़ना भैया। ठीक है ना, कुछ रटना है भी नहीं। क्या कहोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएं। कहने का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं भैया, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या कहा, S प्लस O2, ये दोनों मिल करके क्या बना? SO2। S प्लस O2 मिलकर क्या बना? SO2। संयोजित हो गया, जुड़ गया आपस में। बात समझ में आई? अगर इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, अगर वियोजन पूछ लिया जाए तो संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे थे। लेकिन वियोजन में क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अणुओं को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाए, यानी वियोजन अभिक्रिया में ये अलग हो जाते हैं, संयोजन में जुड़ जाते हैं और वियोजन में अलग हो जाते हैं। अगर इसके सूत्र की बात करें तो PCl5, और ये किसका निशान है? उत्क्रमणीय का। तो अब इसमें क्या होगा? वियोजन होगा ना, वियोजित होगा भैया, विभाजित होगा मतलब अलग होगा, यानी कि हो जाएगा PCl3 और प्लस Cl2 हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु स्थान पर किसी दूसरे तत्व का समूह आ जाता है। ठीक है ना, वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु का किसी एक तत्व पर दूसरे तत्व का भैया परमाणु आ जाए, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो वह अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। देखो कितना आसान है इसको याद करना कि वह अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब उदाहरण की बात करें, देखो भैया केमिस्ट्री है तो बिना उदाहरण के इसमें आपको नंबर मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप समीकरण जरूर तैयार रखना, रिएक्शन जरूर तैयार रखना अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। ठीक है, तो सूत्र इसका समीकरण होगा 2Na + 2H2O। तो ये मिल करके क्या बना? गिव्स आउट में 2NaOH
प्लस H2, ठीक है, जल अलग हो गया, H2 अलग हो गया। उसके बाद उत्कर्मणीय अभिक्रिया आपने पढ़ा, अनुत्कर्मणीय, फिर पढ़ते हैं उत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय क्या है? वह अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चले। इसमें क्या था कि केवल एक ही दिशा में चले, और उत्कर्मणीय में दोनों दिशाओं में चल सकती है। इसका चिन्ह उत्कर्मणीय का ये होता है। इसका अगर समीकरण की बात करें तो PCl5 उत्कर्मणीय PCl3 प्लस Cl2, ये इसका क्या हो गया? समीकरण हो गया। चलिए प्यारे मित्र, अब आगे समझते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो वह अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। फिर है ऊष्माक्षेपी। देखो बड़ा आसान है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी याद करना। ऊष्माक्षेपी क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। जैसे कि 2H2 प्लस O2, तो ये मिलकर के गिब्स आउट में क्या बना? 2H2O। और ऊष्मा से शोषी में क्या हुआ कि जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है या मुक्त होती है, और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा क्या होती है? ग्रहण होती है, तो ऊष्माशोषी कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो N2 प्लस O2 और गिब्स आउट मिलकर के हुआ 2NO, N2 प्लस O2 गिब्स आउट हुआ 2NO, ठीक है। फिर है उपचयन। तो अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में किसी ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। सूत्र की बात करें तो 2Cu प्लस O2 और मिल करके क्या बन जाएगा? 2CuO मिल जाएगा, ठीक है। अगर अपचयन के बाद में उपचयन के बाद अपचयन की बात करें, ये भी भैया बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, ह्रास मतलब कमी होना या समाप्त होना, अपचयन कहलाता है। सूत्र की बात करें तो 2CuO प्लस H2 और गिब्स आउट में क्या हो जाएगा? Cu प्लस H2O। तो ये आपने पढ़ा उपचयन और अपचयन। उसके ऊपर आपने पढ़ा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ठीक है। देखो ये बिल्कुल मिलती जुलती परिभाषाएं हैं, लेकिन बेटा ये बोर्ड में आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। बोर्ड एग्जाम में ये आपको बहुत कंफ्यूज करने वाली हैं। तो इसलिए ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर माइंड को बिल्कुल केंद्रित करके आप इनको समझेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ऐसा शेष नहीं बचेगा जो आपको फिर से इस चैप्टर को खोलकर पढ़ना हो। केवल इतना ही पढ़कर आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। चलिए अब हम कुछ और समझते हैं। अब समझते हैं हम उपचायक के बारे में। तो जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उपचायक कहलाता है। ध्यान से समझना कि जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उपचायक कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ठीक है। उपचायक के बाद में अपचायक क्या है भैया? तो जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है, ठीक है। जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होगा उपचायक कहलाएगा, और जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होगा तो अपचायक कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें संक्षारण क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संक्षारण। तो भैया अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो संक्षारण का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में लोहे की कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसको जब आप खुला वायु में छोड़ देंगे, यानी कि उसमें नमी भी लगे और ऑक्सीजन भी मिले, मतलब वायु भी मिले, तब उसमें जंग लग जाता है। तो वही जंग लगने की जो भाषा है उसको साइंस की भाषा में संक्षारण कहा गया। कि सामान्य धातुओं का तल चमकदार होता है, परंतु वायु में खुला छोड़ने पर उस पर एक परत जम जाती है जिससे उनकी चमक समाप्त हो जाती है, जिसको हम जंग लगना भी कहते हैं, ठीक है ना। हमारे और आपके हर किसी घर में ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि अगर हम पानी में, और एक चीज़ और समझ लीजिए कि जंग उसमें तभी लगेगा जब उसमें वायु भी लगे और नमी भी मिले। केवल वायु लगेगी तो उसमें कभी जंग नहीं लगेगा, केवल पानी मिलेगा तो उसमें कभी जंग नहीं लगेगा। जब वायु भी मिलेगी, नमी भी मिलेगी, तभी किसी चीज़ में जंग लगता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैंने समझाया कि लोहे की वस्तुएं पहले चमकदार होती हैं, बाद में उसमें वायु तथा नमी लगने से उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है ना। कैसा होता है उसका रंग?
जो जंग लगती है उसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है, जो जंग या संक्षारण कहलाता है। अच्छा, संक्षारण से कुछ उपाय भी हैं। क्या हम वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं? क्या वस्तुओं को हम संक्षारण से बचा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। कैसे? हम एक तो बचा सकते हैं कि अगर उस पर पेंट कर दें तब उस पर जंग नहीं लगेगा, या फिर उस पर ग्रीस या तेल लगा दें तब उस पर जंग नहीं लगेगा, या फिर गैल्वनीकरण विधि द्वारा भी उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि विकृत गंधिता क्या है। देखिएगा ध्यान से कि सामान्यतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ मतलब प्यारे दोस्त जो खाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ का एक विशिष्ट स्वाद या गंध होती है। जैसे आप दाल चावल खाते हैं, मटर पनीर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो इनका एक विशिष्ट स्वाद होता है और एक विशिष्ट महक होती है, सुगंध होती है। इसके खराब होने की प्रवृत्ति जो होती है वो विकृत गंधिता कहलाती है। यही सब्जी, यही दाल, यही जब खराब हो जाती है तो इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। और इसको बचाने के कुछ उपाय भी हैं। क्या उपाय हैं? एक तो है कि फ्रिज में, ठीक है ना, एक उपाय हो सकता है कि अगर इसको हम कहाँ रख दें? फ्रिज में रखने से ये किसी सीमा तक विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। मतलब अगर इसको हम खाने को फ्रिज में रख दें, जैसा कि आप लोग करते हैं, अगर इसको किसी फ्रिज में आप रख देते हैं तो क्या होता है कि ये कुछ समय तक बच जाता है, ये खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, इसमें विकृत गंधिता नहीं होती है। तो प्यारे मित्र, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि कितना मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, एक वीडियो को अपलोड करने में, कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है। तो कम से कम आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं एक ज़बरदस्त धुआंधार टॉपिक के साथ। तब तक आप खूब सारी मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।